स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडलवाइज इंग्लिश चैनल। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये स्टैंडर्ड 11th के हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक के पोइट्री सेक्शन का एक पार्ट है, यानी कि एक पोम या फिर एक कविता है, द लेबर्नम टॉप। और इसके जो पोएट है ही इज टेड ह्यूज। टेड ह्यूज जो है वो इंग्लिश पोएट एंड राइटर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, difficult words and everything that you need to know about this chapter। तो आइए शुरू करें। पहले हम लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन एंड देन पोएटिक डिवाइसेस। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो यहाँ पे जो पहले कुछ वर्ड्स हैं, लेबर्नम टॉप, आप सोच रहे होंगे कि ये लेबर्नम आखिर होता क्या है। तो लेबर्नम एक पेड़ होता है, एक बड़ा सा पेड़ जिसके लीव्स जो होते हैं और फ्लावर्स दे आर गोल्डन येलो इन कलर। स्पेशली द फ्लावर्स ऑफ दिस ट्री वो बहुत ब्राइट येलो कलर के होते हैं और बिल्कुल चेन जैसे होते हैं, सीधे सीधे स्ट्रेट। तो इसीलिए इस पेड़ को गोल्डन चेन ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल एक गोल्डन चेन की तरह लटके हुए रहे होते हैं पौधे से। तो जो हमारे पोएट है टेड ह्यूज, वो इसी एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पेड़ का जो टॉप पार्ट है, लेबर्नम टॉप, इज साइलेंट, वहां पे बहुत शांति है, क्वाइट स्टिल, और बहुत ज्यादा शांत भी है। तो शांत इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, तो वहां पे ना कोई आवाज है ना कोई मोशन या फिर मूवमेंट है, बिल्कुल एक स्थिर है, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना हो। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर जो मंथ है वो ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है, जब गर्मी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो सनलाइट जो होती है वो येलो, बहुत सूदिंग होती है, उतनी हार्श नहीं होती है। येलो कलर की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है हम डिस्कस करेंगे उसे भी। तो उस पौधे पे येलो सेप्टेम्बर सनलाइट पड़ रही है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गोल्डन और ग्लोइंग दिख रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और क्योंकि ये ऑटम सीजन है तो कुछ जो उसके पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और सारे बीज झड़ चुके हैं। यहाँ पे आप देखें सेप्टेम्बर सनलाइट में जो पोएटिक डिवाइस है वो एलिटरेशन है, यानी कि स साउंड का रेपिटेशन है, सेप्टेम्बर सनलाइट। येलो कलर का यूज ही क्यों किया है पोएट ने? पहली बात, जो हमारा लेबर्नम ट्री है वो तो कंप्लीटली गोल्डन येलो कलर का होता ही है, साथ ही साथ येलो कलर इन नेचर, ग्रीन कलर मतलब होती है हरियाली या फिर रीजेनरेशन, येलो कलर का मतलब होता है डेथ एंड डीके। तो लाइफलेसनेस, जिस जहां पे कोई लाइफ ना हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स हिडन ब्यूटी। तो हमारा जो लेबर्नम टॉप है वो भी गोल्डन येलो कलर का है, पर उसमें कोई जान नहीं है, सारे पत्ते झड़ रहे हैं, सारे सीड्स गिर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि उस पेड़ में बिल्कुल भी जान बाकी नहीं है। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. तो ये जो लेबर्नम टॉप था ये तभी तक शांत था जब तक उस पे एक गोल्डफिंच बर्ड ना आ गई हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में गोल्डफिंच जो होती है वो भी एक येलो कलर की ही बर्ड है। अगेन यूज ऑफ येलो कलर, तो येलो कलर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, और गोल्डफिंच का जो फेस होता है वो ब्लैक कलर का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डफिंच की इमेज। और जैसे ही गोल्डफिंच आती है विद अ ट्विचिंग जर्क, ट्विचिंग मींस सडन जर्क मूवमेंट, सडन मूवमेंट के साथ जैसे ही वो आती है, चर्प मींस बर्ड जो आवाजें निकालती है उसे हम चर्पिंग कहते हैं। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और उसके आने से जो पेड़ बिल्कुल शांत और स्थिर था उसमें मूवमेंट या फिर मोशन शुरू हो जाती है।
और ये शुरू होता है एक ब्रांच एंड से जहां पे गोल्डफिंच आके बैठती है। उसके बाद स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक मीन्स बिल्कुल ही फुर्ती से, एक लिजर्ड की तरह। यहाँ पे सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज करके गोल्डफिंच और लिजर्ड को कंपेयर किया गया है। तो पोएटिक डिवाइस हो गई हमारी सिमिली, बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह जल्दी जल्दी अलर्ट। अलर्ट वो इसीलिए है ताकि कोई दूसरा प्रेडेटर, कोई शिकारी देख न ले उसे अपने बच्चों के पास जाते हुए। अब्रप्ट मीन्स वो कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं चुनती अपने नेस्ट तक जाने के लिए, वो जिगजैग मोशन में जाती है। She enters the thickness. Thickness means thick part of the tree जहां पे उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। And the machine starts up. और जब वो अपने बच्चों के पास आती है वो खुशी से चहकने लगते हैं, वो इधर उधर मूव करने लगते हैं और इसकी वजह से पूरे लेबर्नम टॉप में मोशन या फिर मूवमेंट होने लगती है। इसी मूवमेंट को एक मशीन के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। The movement of laburnum top, because of the interaction of goldfinch with her chickens, with her baby birds, is said to be a machine. पेड़ की मूवमेंट को कंपेयर किया गया है मशीन से, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। The moving tree has been compared to a machine. और ट्री की मोशन किस वजह से है? Because of interaction between goldfinch and her नेस्टलिंग्स या फिर उसके जो बच्चे हैं। और इस मशीन में चिटरिंग्स है। चिटरिंग्स मींस जो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं बेबी बर्ड्स। ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स मींस जब वो बच्चे और गोल्डफिंच अपने विंग्स को फ्लैप या फिर वाइब्रेट करते हैं। ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स अगेन इट इज अ चर्पिंग साउंड, जो चिड़िया एक साउंड प्रोड्यूस करती है उसे ही ट्रिलिंग्स बोलते हैं। The whole tree trembles and thrills. और इनके इंटरैक्शन की वजह से पहले जो लेबर्नम टॉप बिल्कुल ही शांत और स्थिर था, अब वो ट्रेम्बल करने लगा है। ट्रेम्बल मतलब शेक। थ्रिल्स मींस बहुत एक्साइटेड हो गया है। तो यहाँ पे लेबर्नम टॉप जो है पहले बिल्कुल ही शांत था और अब उसमें मोशन भी आ गई है, उसमें साउंड भी आ गया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज है जहां पे ट्री को एक लिविंग पर्सन के एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। वो ट्रेम्बल कर रहा है, वो थ्रिल कर रहा है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। और जो उसके बच्चे हैं, द चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच, द नेस्टलिंग्स, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें ही इंजन ऑफ हर फैमिली बोला गया है। अब क्यों बोला गया है इंजन ऑफ हर फैमिली? यहाँ पे भी मेटाफर का यूज हुआ है। इंजन को कंपेयर किया गया है बेबी बर्ड्स यानी कि गोल्डफिंच के बच्चों से। She stokes it full. स्टोक्स का मतलब होता है किसी भी इंजन में फ्यूल डालना, जैसे कि आप कार में डीजल या फिर पेट्रोल डालते हैं तभी वो चलता है। वैसे ही जब ये गोल्डफिंच अपने बच्चों को दाना खिलाती है या फिर खाना खिलाती है, उसके बाद ही ये बच्चे बोलना शुरू करते हैं या फिर मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो बच्चे हो गए इंजन, और जो खाना गोल्डफिंच अपने बच्चों के लिए लेके आती है वो हो गया उस इंजन का फ्यूल। तो इसीलिए यहाँ पे इंजन और गोल्डफिंच के बच्चों में एक कंपैरिजन किया गया है। कई जगह आप पढ़ेंगे कि ट्री को बोला गया है इंजन ऑफ अ फैमिली, पर ऐसा नहीं है। गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं, द बेबी चिक्स, उन्हें ही इंजन कहा गया है। और जैसे हम एक कार में, एक मशीन में पेट्रोल या फिर डीजल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, वैसे ही ये गोल्डफिंच अपने बच्चों को दाना या फिर खाना खिलाती है। Then flirts out to a branch end. Flirts means motion. वो धीरे धीरे मूव करते हुए फिर से एक ब्रांच एंड पे चली जाती है जैसे वो शुरुआत में आई थी। Showing her barred face identity mask. अब ये barred face क्या है? गोल्डफिंच के जो फ्लावर्स होते हैं वो हैंगिंग होते हैं वर्टिकली। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी दे आर वर्टिकली हैंगिंग। और वो हैंगिंग जब होते हैं तो बिल्कुल लगते हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइंस हो। और गोल्डफिंच जब इन फ्लावर्स के पीछे रहती है तो उसका फेस स्ट्राइप्ड या फिर बार्ड लगता है, जैसे कि वो बार्स से कवर्ड हो, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसी जो लैबर्नम फ्लावर्स से जो उसका फेस कवर्ड है, इसे ही बार्ड फेस बोलते हैं, जैसे कि वो गोल्डफिंच बार्स के पीछे हो।
और यही बार्ड फेस उसकी आइडेंटिटी मास्क बनती है। आइडेंटिटी मास्क मीन्स जो बाहर कोई ऐसा शिकारी पक्षी हो या फिर कोई और जानवर उससे गोल्डफिंच और उसके बच्चों को बचाती है, ये एज अ मास्क काम करती है। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू प्रोटेक्ट हर एंड हर बेबीज फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और या फिर जो शिकारी होते हैं बाहर। तो इसीलिए यहाँ पे बार्ड फेस का यूज किया गया है। यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। उस गोल्डफिंच का फेस बार्ड है नहीं, रियलिटी में हमें वो बार्ड दिख रहा है। तो ये जो फ्लावर्स की एट्रीब्यूट है, बार्ड फ्लावर्स है, गोल्डफिंच का फेस नहीं। तो एट्रीब्यूट ऑफ फ्लावर्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द फेस ऑफ गोल्डफिंच, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है। और इन्हीं लेबर्नम बार्स की वजह से, जो फ्लावर्स के बार्स है, इसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी पे एक मास्क या फिर एक शील्ड बनी हुई है, और बाहर के जो भी शिकारी हैं, प्रेडेटर्स, दे आर नॉट एबल टू सी द गोल्डफिंच एंड हर बेबीज एंड therefore they are not able to harm them, वो उन्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते। Then with eerie delicate whistle chirp whisperings, और फिर अचानक से eerie means बहुत weird और strange, delicate means बहुत ही धीमी आवाज में, whistle chirp means जो sound produce करती है वो mother goldfinch, whisperings means again जो बिल्कुल धीमी आवाज में वो बोलती है, chirp करती है। And then she launches away, शायद फिर से वो खाने की खोज में, launches means she flies away towards the infinite, infinite means towards the sky, वो फिर से चली जाती है आकाश की तरफ। and the laburnum subsides to empty, और जो laburnum है subsides means reduce हो जाता है, जहां वहां पे इतना शोर और इतना ज्यादा मोशन और मूवमेंट था, वापस से वो बिल्कुल खाली हो जाता है और अपने पहले वाले स्टेट में आ जाता है, जब गोल्डफिंच वहां नहीं आई थी, जब वो बिल्कुल ही डेड और स्टिल और शांत लग रहा था। तो जब ये पोम शुरू होता है तब भी लेबर्नम टॉप बिल्कुल शांत और स्थिर था, और जब ये पोम एंड होता है तब भी लेबर्नम टॉप उसी कंडीशन में वापस आ जाता है। तो ये जो लेबर्नम टॉप में जो भी मोशन एंड मूवमेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ द गोल्डफिंच एंड हर फैमिली। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। एक और चीज यहाँ पे जब हम देखेंगे इन सारी लाइनों में और सारी ही पोम में, कि यहाँ पे इमेजरी या फिर क्रिएटिंग इमेजेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, उसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है, स्पेशली टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इमेजरी। टैक्टाइल मीन्स रिलेटेड टू द सेंस ऑफ टच, एंड ऑडिटरी मीन्स जो हम सुन के महसूस करते हैं। तो इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो बाकी पोएटिक डिवाइसेस तो है ही, साथ साथ इमेजरी, द यूज ऑफ the art of creating images with the help of appealing to our five senses, इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है पूरे पोम में। विजुअल इमेजरी हो गई, ऑडिटरी इमेजरी हो गई, टैक्टाइल इमेजरी हो गई, इन सारी चीजों का प्रोमिनेंट यूज है। So students, this is it for today's video. If you found this video to be useful, kindly like, share, subscribe to my channel. Thank you all.